सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस करके वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए। वीडियो में पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि लिबरलिज्म क्या होता है। ठीक है, लिबरलिज्म का मीन्स क्या है, अलग अलग पर्सपेक्टिव सर हम अलग अलग लोगों के नजरिए से हम क्या कर रहे थे, इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमने दो पॉइंट्स को कवर कर लिया था। आज हमारा जो है वो तीसरा पॉइंट कवर करने का दिन है। क्लियर। अब वो दो पॉइंट्स कौन कौन से थे, तो उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप पुरानी वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको पुराने वाले पॉइंट सारे जो है वो समझ में आ जाएंगे। क्लियर। आज की वीडियो में समझेंगे कि जो लिबरलिज्म का मतलब था वो वहां के कमर्शियल क्लासेस के लिए क्या था। क्लियर। चलो, तो अब सबसे पहले आ जाओ फटाफट से, बिना देर किए हुए समझो। यहाँ पे मैं अगर वीडियो में आपको, मैंने जैसे ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया था। ठीक है, इससे ऊपर वाला पहला पॉइंट हो गया था। अब थर्ड पॉइंट में क्या कहना चाहता है, थर्ड पॉइंट में लिबरलिज्म का क्या मीन्स है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले देखो, अगर हम इकोनॉमी के रूप में देखें, ठीक है, इकोनॉमिक स्फीयर के रूप में देखें, तो लिबरलिज्म का मतलब क्या था, फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इंपोर्टेंट। ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग लिबरलिज्म का मतलब क्या था, मार्केट के अकॉर्डिंग लिबरलिज्म का मतलब ये था, या फिर ये कहें कि जो लोग कमर्शियल क्लासेस से बिलोंग कर रहे थे उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था, तो उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब ये था कि उनको स्टेट्स में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं उनके ऊपर, उनके सामान को यहाँ से वहां ले जाने में, या फिर उनका कैपिटल मतलब पैसे का यहाँ वहां लेन देन करने में जो उनको परेशानियां होती हैं, जो उनको समस्याएं होती हैं, उनको क्या करना, खत्म करना। ठीक है, एबोलिशन, उनको क्या करना, खत्म करना। ये इकोनॉमी के रूप से क्या था, लिबरलिज्म का मतलब था। क्लियर। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। और मैंने आपको बताया ना कि जब मिडिल क्लास बढ़ रहा था, जैसे नई नई फैक्ट्रीज स्टेब्लिश हो रही थी, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो जैसे ही नया मिडिल क्लास बढ़ रहा था तो उसने ये डिमांड रखनी शुरू कर दी। क्या डिमांड रखनी शुरू कर दी, कि हमें जो है ये स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन जो है वो खत्म कर दिए जाने चाहिए। क्लियर। अब चलो हम एक एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल बताया गया आपको, उस एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप कहोगे कि सर ये व्यापार करने में इतनी परेशानी और लोगों को क्या हो रही थी, तो वो हमको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। क्लियर। 19th सेंचुरी की शुरुआत में हम उन जगहों के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी। ठीक है, उन रीजन्स के आसपास की बात कर रहे हैं जहां पर क्या बोला जाता था, जर्मन लैंग्वेज को बोला जाता था। क्लियर। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड, अब यहाँ पर नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, उनके जो तरीके थे, ठीक है, उनमें क्या किया गया था, उनमें बेटा सबसे पहले समझो, आ, हाँ, इनमें समझो कि यहाँ पर काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, क्लियर, ये बनाए गए थे। इसके अलावा अब ये जो 39 स्टेट्स थे इनमें कमियां क्या थी, कमी या फिर हम कहें कि वो कौन सी चीजें थी जिनसे लोग परेशान हो रहे थे, क्या, सबसे पहले ईच ऑफ दीज पजेस्ड इट्स ओन करेंसी, इन सबकी अपनी एक करेंसी थी। क्लियर। और इनका वेट करने का और मेजर करने का भी क्या था, अपना एक तरीका था। समझना, इनकी अपनी एक करेंसी थी और अपना वेट और मीजर करने का एक तरीका था। क्लियर। अब समझो कि अगर एक व्यापारी है, एक मर्चेंट, एक व्यापारी है, अगर वो ट्रेवल करता है हैम्बर्ग से न्यूमबर्ग तक, कहां से, हैम्बर्ग से न्यूमबर्ग तक, अपने सामान को बेचने के लिए, देन पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% ऑफ देम। अगर वो एक मतलब बताया ना कि यहाँ पर हर किसी की अलग अलग करेंसी थी, अलग अलग डेट करने का मीजर्स था। अब अगर एक व्यापारी है वो हैम्बर्ग से न्यूमबर्ग तक जाना चाहता है, तो उसको लगभग कितनी 11 बैरियर से गुजरना पड़ेगा और हर जगह 5% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। क्लियर। ड्यूटीज वर ऑफन लेवेड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द गुड्स,
और जो उससे कस्टम ड्यूटीज ली जाती थी वो अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग होती थी, उस सामान के वजन के अकॉर्डिंग हुआ करती थी। क्लियर। अब देखो यहाँ मैंने क्या बात बताई थी कि हर किसी की अपनी करेंसी है और हर किसी का अपना वेट था, तो हर जगह पर क्या था, अलग अलग वेट आता था। क्लियर। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। हर जगह पर अलग अलग वेट होता था। मान लो सपोज करो कि मैं ये बॉक्स लेकर गया, ठीक है, मैं ये बॉक्स लेकर गया कहीं पर, तो इस बॉक्स का वजन एक जगह पर 5.5 किलो है, दूसरी जगह पर 5 किलो ही है, दूसरी जगह पर 7 किलो है, तीसरी जगह पर 8 किलो है, हो सकता है कहीं 4 किलो ही रह जाए, हो सकता है कहीं 2 किलो। ठीक है। अब हर जगह मुझे इस वजन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, 5% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। क्लियर। तो ये चीजें चल रही थी बेटा उस समय। ठीक है। अब द मेजर ऑफ क्लॉथ, कपड़े को जो नापा जाता है वो किसमें, एल। ठीक है। विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ, और हर जगह इसकी जो लंबाई है वो अलग अलग होती है। जैसे हमारे यहाँ मीटर में नापा जाता है ना, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे करके नापा जाता है। तो उस समय वहां कपड़े को नापा जाता था, तो हर जगह इसकी क्या होती थी, अलग अलग लेंथ आती थी। अब समझो, अगर आप देखोगे तो फ्रैंकफर्ट में, समझना, फ्रैंकफर्ट में आपको एक एलए में कितना कपड़ा मिल जाएगा, 54.7 सेंटीमीटर। और जबकि आपको मेंस जो जगह है वहां कितना कपड़ा मिलेगा, 55.1 सेंटीमीटर। और न्यूमरबर्ग में आपको 65.6 सेंटीमीटर मिलेगा, और फ्रेबर्ग में आपको 53.5 सेंटीमीटर ही मिलेगा। मतलब अलग अलग जगहों पर मेजर करने के अलग अलग लेवल्स बना के रखे थे। अगर आप इंडिया में, जैसे मैं अगर आप इंडिया के एग्जांपल से बताऊं आपको, अगर आप इंडिया के एग्जांपल में कहीं भी कपड़ा लेने जाओ तो आपको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर देंगे। ठीक है। पर ऐसा वहां पर नहीं था। अलग अलग जगहों पर कपड़े नापने के लिए अलग अलग, मतलब कपड़े नापने के लिए जो वो यूनिट यूज करते थे, उसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैल्यूज आती थी। क्लियर। अब बेटा समझो, जो व्यापारी यहाँ से खरीद के लाया मेन से, अगर वो यहाँ न्यूमरबर्ग में बेचता है तो उसको फायदा है। ठीक है। अगर वो न्यूमरबर्ग से लेके जाता है और यहाँ बेचता है तो उसको घाटा है। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर ये जो 11 कस्टम बैरियर्स बनाए गए हैं, या फिर ये जो हर जगह 5% कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ रही थी, इससे वो लोग क्या थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। क्लियर। अब आगे समझो, जब ये लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने क्या डिमांड रखी, उन्होंने डिमांड रखी, सच कंडीशंस वर व्यूड एज अ ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस हु आर्ग्यूड फॉर द यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। बेटा मैं सामान 100 रुपए का लेके निकला, 55 रुपए मेरी ड्यूटी लग गई, कस्टम ड्यूटी लग गई हर जगह से, 5% से, मतलब अलग अलग जोड़े तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग ड्यूटी लग गई मेरी, मेरे पास बचा क्या, कुछ नहीं बचा। ठीक है। फिर ऑब्वियसली बात है कि मुझे अपना सामान महंगा बेचना पड़ेगा और लोग उसको खरीदेंगे नहीं। तो इसी चीजों से परेशान होकर, ऑब्स्टिकल से नहीं, परेशानियों से परेशान होकर उन्होंने क्या कहा कि अगर आप ऐसी ही परेशानियां हमारे सामने रखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो इकोनॉमिक एक्सचेंज है, ये जो ग्रोथ है, उसमें परेशानी आएगी। ठीक है। अब इस परेशानी से बचने के लिए उन्होंने क्या कहा कि हमें एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरीज बनानी चाहिए, मतलब हमें जितनी भी जगह पर हम व्यापार कर रहे हैं वो सभी एक साथ मिलकर आए, करेंसी को एक करें और कई सारी चीजें करें। ठीक है। इसके अलावा हमें लोगों के आने जाने पर, या फिर सामान के खरीदने बेचने पर, या फिर पैसे के ट्रांसफर करने पर कोई भी परेशानी ना हो। ये डिमांड रखनी शुरू की किसने, मिडिल क्लास ने, कमर्शियल क्लास ने। ठीक है। अब 1834 में क्या हुआ, अ कस्टम यूनियन और सोवेरेन was formed at the initiative of Prussia and joined by the most German state। ठीक है। अब एक इन्होंने यूनियन बनाई जिसके लिए प्रस्ताव किसने रखा, प्रूशिया ने रखा, जिसमें बहुत सारे जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स क्या थे, जुड़ गए थे। क्लियर। अब ये जो यूनियन बनाई गई थी, इस यूनियन ने क्या किया, इस यूनियन ने सबसे पहले द यूनियन एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 टू 2। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले टैरिफ बैरियर्स को हटाया। क्लियर। इसके अलावा इन्होंने जो है पहले 30 करेंसीज हुआ करती थी, उनको कितनी कर दी, केवल 2 करेंसीज में ही व्यापार होना शुरू हो गया। क्लियर। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। और इसके साथ साथ
यहाँ पर क्या होने लगा, रेलवे बढ़ गया, ठीक है। और जैसे ही रेलवे बढ़ा तो रेलवे की वजह से चीजों का जो है खरीदना बेचना और एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत इजी हो गया था, ठीक है। करेंसी भी लगभग एक ही कर दी गई थी, दो कर दी गई थी। उनसे क्या हो रहा था, लोगों के अंदर यूनिफिकेशन आ रही थी, लोग एक साथ आने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalism sentiment growing at the time. अब ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, मतलब करेंसी को एक करना, ठीक है, या फिर बैरियर्स को हटाना, टेरिफ बैरियर्स को हटाना, कस्टम ड्यूटीज को हटाना, ठीक है, और सामान को एक जैसा मेजर करना, इन सारी चीजों ने क्या किया, इन सारी चीजों ने सभी लोगों को एक साथ लेकर आए, जितना व्यापारी कमर्शियल क्लासेस थे, मिडिल क्लासेस थे, और जब वो एक साथ आ गए तो फिर वहीं से नेशनलिज्म, जो नेशनलिज्म की बात करें या फिर जो कहें कि नेशन के प्रति उनके सेंटिमेंट्स, उनकी भावनाएं क्या होने लगी, बढ़नी शुरू हो गई यहीं से, ठीक है। चलो, तो नेशनलिज्म में, सॉरी, लिबरलिज्म का मतलब मिडिल क्लास के लिए क्या था, लिबरलिज्म का मतलब मिडिल क्लास के लिए ये था कि ये टैरिफ्स वगैरह ये सब हटा दी जाए, करेंसी को एक या दो रखा जाए, ठीक है, और लोगों के लिए खरीदना बेचना क्या किया जाए, आसान किया जाए। ये मीन्स था लिबरलिज्म का, किसके लिए, मिडिल क्लास के लिए। क्लियर, आ गया जो। आप समझो जरा यहाँ पर, a new conservatism after 1815, ठीक है। अब बेटा कंजर्वेटिज्म क्या होता है, कंजर्वेटिज्म क्या, तो कंजर्वेटिज्म की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो यहाँ पर लिखी हुई है, बाकी आपको मैं आपके शब्दों में बता देता हूँ कि ये एक ऐसी सोच होती है, एक ऐसी मानसिकता होती है, ठीक है, जिसमें जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें अपनी ट्रेडिशंस को, हमें अपनी परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए, मतलब जो पास्ट में हुआ है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो चेंजेस हम लेके आना चाहते हैं उनकी तरफ हम धीमे धीमे बढ़े, मतलब तेजी से ना बढ़े, ठीक है। समझो यहाँ पर, अब पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एक ये पॉलिटिकल राजनीतिक सोच है कंजर्वेटिज्म, जिसमें वो क्या कहते हैं कि हमें अपनी पुरानी चीजों को भी नहीं भूलना है। इसके अलावा established institutions and customs and prefer gradual development to quick change, ठीक है। और इनका ये भी मानना रहता है कि हम जो डेवलपमेंट करने वाले हैं वो बहुत तेजी से हो, ठीक है। तो इनके लिए मतलब कहने का मतलब ये है कि इनके माइंड में ये चलता है कि हमने जो पहले किया है वो भी होता रहे, और डेवलपमेंट है उसमें भी हम क्या करते रहे, मतलब सपोर्ट करते रहे। क्लियर, तो अब यहाँ से क्या हुआ बेटा कि 1815 के बाद एक नए कंजर्वेटिज्म ने जन्म लिया, मतलब एक नई पॉलिटिकल फिलोसफी ने क्या लिया, जन्म लिया, ठीक है। अब वो नई पॉलिटिकल फिलोसफी क्या थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर, अब समझो वो नई पॉलिटिकल फिलोसफी क्या थी, ठीक है। आ जाओ, 1815 जो डेट है, वो डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1815 में वाटरलू के बैटल में नेपोलियन की हार हो गई थी, ठीक है, डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। अब यूरोपियन गवर्नमेंट वाज ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, जैसे ही नेपोलियन की 1815 में हार हुई, ठीक है, तो अब जो यूरोप में गवर्नमेंट चलाने वाले थे वो कौन थे, कंजर्वेटिव्स, मतलब कहे जिनकी मानसिकता, फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग अब क्या कर रहे थे, वहां की गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट established traditional institution of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved। मैंने बताया ना, कंजर्वेटिज्म क्या होता है, कंजर्वेटिज्म एक ऐसी मानसिकता होती है जो पुरानी चीजों की रिस्पेक्ट करती है।
अब जो लोग इसको फॉलो करते हैं उनको हमने क्या नाम दिया, कंजर्वेटिव्स नाम दिया। अब पुरानी चीजें क्या है, इनकी पुरानी मानसिकता क्या चली आ रही थी बेटा, इनका जो पुरानी मेंटल थिंकिंग थी क्या थी कि हमें मोनार्की को बचा के रखना है, ठीक है, हमें चर्च वाला सिस्टम बचा के रखना है, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी, फैमिली, इन सभी को हमें क्या करना है, बचाकर रखना है। क्लियर? मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट propose a return to the society of pre-revolutionary days, ठीक है। बहुत सारे कंजर्वेटिव्स ऐसे भी थे जो प्री रिवॉल्यूशनरी डेज, मतलब प्री रिवॉल्यूशनरी डेज समझ रहे हो, जब वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था उससे पहले के दिनों में नहीं जाना चाहते कंजर्वेटिव। जो लोग कंजर्वेटिव थे, हालांकि वो लोग मोनार्की के लिए सपोर्ट में थे, पर उनका ये भी नहीं मानना था कि हम जो मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले की जो स्थिति चली आ रही थी हम उसमें वापस से जाए, ऐसा उनका मानना नहीं था। क्लियर? Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. अब इनका ये मानना था, जो लोग प्री रेवोल्यूशनरी डेज को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनका मानना क्या था कि नेपोलियन ने जो चेंजेस किए हैं, नेपोलियन जो बदलाव लेकर आया है, जो मॉडर्नाइजेशन वो लेकर आया है, वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, मजबूती प्रोवाइड करेगा मोनार्की को, तो हमें इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। अब कंजर्वेटिव में भी दो पार्ट्स हो गए, दो पार्ट्स कैसे, एक जो चाहते थे बिल्कुल पुरानी परंपराओं को फॉलो किया जाए, एक जो थे वो ये चाहते थे कि जो नेपोलियन ने स्टार्ट किया है हम उसके अकॉर्डिंग चले। क्लियर? इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इनका मानना था कि ये जो नेपोलियन ने स्टार्ट किया है ये कहीं ना कहीं हमारे स्टेट को, राज्य को, देश को मजबूती देगा और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाएगा। अब मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, a dynamic economy, abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchs of Europe. अब ये लाइन ध्यान से समझ, ये थिंकिंग चल रही है उन लोगों की, कंजर्वेटिव की क्या थिंकिंग चल रही है कि एक मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनेमिक इकोनॉमी, फ्यूडलिज्म को अबॉलिश करना, सर्फडम को खत्म करना, ठीक है, और ये सारी चीजें क्या करेंगी, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को क्या करेंगी, पावरफुल बनाएंगी। क्या करेंगी? ऑटोक्रेटिक मोनार्की को पावरफुल बनाएंगी। क्लियर? तो ये जो है यहाँ पर कंजर्वेटिव्स में आते आते, मतलब 1815 के आते आते कंजर्वेटिव्स में भी दो पार्ट्स में डिवीजन हो गया। क्लियर? चलो, अब आप लोगों के लिए वर्क क्या है, आप लोगों के लिए वर्क ये है कि आपको लिबरलिज्म वाला टॉपिक पूरा पढ़ना है, इसके बाद ये जो कंजर्वेटिव वाला पॉइंट मैंने पढ़ाया है इसको पूरा पढ़ना है, मतलब जो पैराग्राफ मैंने पढ़ाया है वहां तक पूरा पढ़ना है, और उसके बाद जो डाउट्स आएंगे उनको हम क्लियर करेंगे। क्लियर? आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा बढ़ाने का मतलब है नहीं, लगभग 1 से 1.5 पेज हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में कुछ कुछ पेजेस को कंप्लीट करता रहूंगा, ठीक है, और हम आगे थोड़ा और तेजी से चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।